वाइकिंग्स के नाम से जानी जाती ये कौम जो कि अपनी दहशत की वजह से तारीख का बोलता अनोखा बाब है। स्कैंडिनेविया के रहने वाले ये लोग जो 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक यहाँ रहे, वो लोग उन इलाकों से आए थे जो आजकल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क कहलाते हैं। इन लोगों ने अपने दौर में यूरोप और उसके आसपास अपना असर रसूख, तजारत और मुख्तलिफ हमलों से फैलाया। दरअसल वाइकिंग लफ्ज का हकीकी मतलब है पायरेट्स और रेडर्स, जबकि उनके करने वाले काम को भी इनके नाम की निस्बत से ही जोड़ा जाता है। किसी भी जमीन को नई आबादी के लिए आबाद करना, छापे मारकर फतह करना और तजारत करना इनके 3 बड़े काम थे और शुरुआत से ही इन्होंने एक के बाद एक काम सर अंजाम दिए थे। वाइकिंग्स सफर करने और नई जगहों को दरियाफ्त करने को पसंद करते थे। वाइकिंग्स हर तरह की चीजों की तजारत किया करते थे, जैसा कि औजार, जेवरात और खाल वगैरह। वाइकिंग्स की बोली जाने वाली जुबान को ओल्ड नॉर्स कहा जाता है। वाइकिंग्स नए लोगों से मिलना और सफर करना पसंद करते थे, लिहाजा इनकी जुबान आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी थी। दर हकीकत ओल्ड नॉर्स 10वीं सदी में यूरोप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान थी। कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका से लेकर रशिया तक इस जुबान को समझा जा सकता था। इंग्लिश और रशिया की जुबान के बहुत से अल्फाज में वाइकिंग लैंग्वेज का अंसर पाया गया है, लेकिन आज के दौर में स्कैंडिनेविया में भी कोई ओल्ड नॉर्स नहीं बोलता, क्योंकि अब हर इलाके की अपनी जुबान बन चुकी है। मगरबी यूरोप के बेशतर दूसरे ममालिक लातीनी हरूफ इस्तेमाल करते थे, लेकिन वाइकिंग्स की लिखाई में अपने हरूफ होते थे। मजहब की बात की जाए तो इन लोगों का अपना ही मजहब था, जो ना क्रिश्चियनिटी और ना ही जूज से मुनासबत रखता था। उनके मजहब का कोई नाम ताहाल तो सामने नहीं आया। हाँ, ये कहना सही होगा कि उनके मजहब का कोई नाम था ही नहीं। वाइकिंग्स एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते थे, जिनमें से फ्रेहा, थोर, ऑडिन और बहुत से नाम शामिल हैं। कुछ वाइकिंग्स शोहरत, अमीर होने और औरत की मोहब्बत हासिल करने का शौक रखते थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बादशाह वक्त की खातिर लड़ने और उसकी खिदमत के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सादा जिंदगी गुजार रहे थे, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे और अपनी फैमिली और फार्म की देखभाल करते थे। आमतौर पर वाइकिंग्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिनमें से स्लेव्स, जाल्स, कॉल्स और रॉयल्स शामिल थे। तमाम वाइकिंग्स में से कुछ मुंतखब लोग थे जो रेड्स वगैरह के लिए जाते थे। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारने के लिए यकीनन बहुत वक्त दरकार होता था। इस काम की तकमील के लिए महीनों और कभी सालों लग जाया करते थे। वाइकिंग्स की असल पहचान 8 जून 793 को उस वक्त हुई जब वाइकिंग्स ने लिंडसफान के मुकद्दस जजीरे पर हमला किया। इस हमले को बहुत तबाहकुन हमला करार दिया गया, जिसने न सिर्फ चर्च को हैरत में मुब्तला किया बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। वाइकिंग्स को बेरहम करार दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने खानकाह से सारी दौलत लूट ली और बहुत से मंक्स को भी हलाक कर दिया। 11वीं सदी में कोलंबस को 500 साल शिकस्त देकर अमेरिका में आबाद होने वाले पहले शहरी बन गए। इनकी तलवारें उम्दा स्टील की बनी हुई थीं, जो दरामद की जाती थीं उस जगह से जिसको अब अफगानिस्तान कहा जाता है। 9वीं सदी में इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की सल्तनत के बिल्कुल मरकज में छापा मारा। ये लोग हमला करने के लिए साहलों पर तवज्जो मरकूज करते थे। हमलों की नौयत तो पहले छोटे पैमाने पर थी, यानी कि कुछ समुद्री जहाजों को लूट मार कर माल इकट्ठा करके वापस आ जाया करते थे। लेकिन 850 की दहाई में इन्होंने जनूबी इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस और स्पेन में अपने अड्डे कायम करना शुरू कर दिए, जहां से इन्होंने अंदरूनी इलाकों में गलबा हासिल करना शुरू कर दिया। 9वीं सदी के दौरान ही रेड्स की इंतहा शिद्दत अख्तियार कर गई। आयरलैंड में वाइकिंग्स ने लंबे रास्ते कायम किए, जिनमें मजबूत बंदरगाहें भी शामिल थीं। फ्रांस में इनकी ताकत बढ़ती गई, लेकिन जब इनकी तकसीम शुदा फ्रैंकिश किंगडम सियासी तौर पर टूट फूट का शिकार हुई तो 855 में वाइकिंग्स फौज ने पेरिस का मुहासरा किया और तकरीबन पूरा ही फतह कर लिया। स्कॉटलैंड में वाइकिंग्स ने अर्लडोम कायम किया और शेटलैंड्स और हर्बराइट्स को फतह किया। इंग्लैंड में मौजूद वाइकिंग्स का एक मेजबान, जिसने जंगजू फौज की मदद से एंग्लो सैक्सोन की रियासतों को एक एक करके छुड़ा लिया। पहले नॉर्थम्ब्रिया दारुल हुकूमत और फिर मशरकी एंग्लिया के बाद इसकी हम आहंगी मरकजी अंग्रेजी रियासत मर्सिया के साथ हुई। सिर्फ वेसेक्स बाकी रहा, जो किंग अल्फ्रेड की हुकूमत में था। वाइकिंग्स के मुतालिक एक और कहानी ये भी है कि इनमें से कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। 14वीं सदी में मुस्लिम जियोग्राफर सिविलाइजेशन के अमीन राजी, जिन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि बहुत से लोग इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी खंजीरों का गोश्त खाना पसंद करते थे। इससे ये बात सामने आई कि वाइकिंग्स के लोग मजहबी लिहाज से भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते थे। वाइकिंग्स ने बहुत से हमले मुस्लिम और क्रिश्चियंस की रियासतों के खिलाफ भी किए, लेकिन इस सब अफरा तफरी के बाद जनूब मशरकी सेविल में इस्लाम कबूल करने वाली एक वाइकिंग्स की जमात कार्डोबा और सेविल को पनीर फराहम करने की वजह से मशहूर हो गई। इसका मुस्बत नतीजा ये सामने आया कि वाइकिंग्स ने इस्लाम कबूल करने वालों को भी अपनी माली हालत बेहतर करने का मौका दिया। BBC की डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में तबसरा किया गया कि रशिया में वाइकिंग्स काफी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे थे। इसकी वजह ये थी कि उनके बादशाह ये फैसला करने से कासिर थे कि दुनिया का कौन सा मजहब इनके लिए
مواقعوں کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ 9ویں صدی میں جس عورت کو دفن کیا گیا تھا اس کی کھدائی میں ارغوانی پتھر لگی چاندی کی انگوٹھی برآمد ہوئی۔ عورت کے لباس کے کچھ شواہد ملے جس سے پتہ لگا کہ وہ اسکینڈینیویا کی رہنے والی تھی، لیکن اس کے جسم کی بوسیدہ حالت کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کا مذہب یا نسل کیا تھی، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی انگوٹھی پہننا اسکینڈینیویا کی عورتوں کی سویلائزیشن مانی جاتی تھی جو ان کے لباس کا حصہ تھی۔ ایسے قصوں اور مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیوں سے مسلمز اور غیر مسلمز تہذیبوں کے باہمی تعلقات کو ظاہر کیا گیا۔ وائکنگز کی تاریخ کہیں نہ کہیں جا کر مسلمز کو بھی ٹچ کرتی ہے، جو کہ ان کے درمیان کے اختلاف اور تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو وائکنگز کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی بار۔